Namaskar everyone. This video is going to be taking you through all the MCQs of ICAI. ICAI ने एक MCQ फाइल दी जिसमें उन्होंने बहुत सारे MCQs दिए, बहुत सारे केस स्टडी MCQs दिए। तो कई बच्चों ने पूछा कि सर प्लीज MCQ का वीडियो बना दीजिए, कई आंसर्स हमारे मैच नहीं कर रहे, हमें समझ में नहीं आ रही क्या करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो फाइल उठाई, उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करा, चैप्टर वाइज केस स्टडी के उनके क्वेश्चंस डाले और ये वीडियोस बना दिए सो दैट यू कैन गो थ्रू द MCQs ऑफ ICAI चैप्टर वाइज। नाउ केस स्टडीज में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, बेटा कितना टाइम लगेगा, खासकर वो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें कितना टाइम लगाना, बिकॉज जब हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, रिमेंबर आपको उसमें पूरा आंसर लिखना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। बट इन द केस स्टडी MCQ नंबर वही है पर आपका टाइम बच सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू गिव द आंसर इन डिटेल, आपको एक रफ वर्क में कैलकुलेशन करनी है। सो आई हैव ट्राइड टू टेक यू थ्रू द थॉट प्रोसेस दैट यू शुड हैव व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। नाउ इन केस आपको रिवीजन की भी जरूरत है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस रिकॉर्ड करें विच आर अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ बिल्कुल फ्री है। और जो आपको अगर मोबाइल ऐप पे चाहिए तो आप वन प्रेप की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाके उनको सुन लीजिए। और अगर आपको गूगल ड्राइव लिंक चाहिए then please call up that number and आपको I'll make sure my team gets those to you. So देर किस बात की बेटा, get down to it because MCQs will either make the paper or break the paper। और हमें उन 30 मार्क्स के MCQs में कम से कम बेटा 20 या 25 का टारगेट लेके चलना चाहिए और उसमें टाइम सेविंग भी होगी। चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अब इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे। ये पहला MCQ का वीडियो है जिसमें ये टॉपिक्स कवर हुए हैं। दूसरे MCQ के वीडियो में जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेज हैं, टिल द एंड ऑफ इनकम टैक्स वो कवर होगा। और थर्ड MCQ वीडियो में GST के सारे कवर होंगे। अगर आपको कोई फिर भी डाउट है, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरा नंबर है 9915001199। चलिए बेटा, नाउ लेट्स डू दी ICAI MCQs। ICAI ने बहुत सारे क्वेश्चन जो MTP RTP में आए, जो पेपर्स में आए, उनको एक फाइल में डाल के दे दिया और मैंने वो चैप्टर वाइज रिवीजन के साथ आपको करवाने की सोची। एंड आई थिंक द आइडिया वुड बी दैट वी प्रैक्टिस आवर स्पीड। मोस्ट ऑफ देम आर सिंपल वंस, जो सीधे सीधे होते हैं, 1 नंबर का होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे को पढ़ते ही आ जाना चाहिए, 30 to 40 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। जो मुश्किल वाले होंगे साथ साथ चैप्टर के साथ हम देखेंगे, जहां पर मैंने केस स्टडी वाले डाले वो बाकी एंड में हम केस स्टडी वाले करेंगे। वी विल लुक एट द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट। मैंने आपको कई बार बोला पढ़ाई करते समय भी कि MCQ को एक क्वेश्चन समझ के चलो। कई तो थ्योरेटिकल है, जैसे ये वाला है, कहता इफ मिस्टर अनिरुद्ध, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 181 डेज एंड ही इज अ नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर वो 9 आउट ऑफ 10 नॉन रेजिडेंट है तो 2 on 10 तो रेजिडेंट हुआ नहीं, एडिशनल कंडीशन पूरी हुई नहीं, 60 वाली हो रही है, धीरे धीरे चल रहा है। एंड देन ही सेज and has stayed in India for 365 days in all the 4 immediately preceding the current year, and 420 days in all in the 7 immediately preceding the current previous year. His residential status for the assessment year would be, सीधा सीधा दिमाग में आ गया, रेजिडेंट तो वो है क्योंकि 60 डेज हैं और प्रीसीडिंग 4 साल में 365 हो गए, पर वो NOR है। सो द आंसर शुड बी इन माय व्यू B, और वही आंसर है। तो इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगे होने चाहिए, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आ जाओ। Raman, a citizen of India, was employed in Hindustan Lever. He resigned on 27/9. He received a salary of 40,000 per month. धीरे धीरे पढ़ो ताकि दिमाग एब्जॉर्ब भी करे। 1/4 से लेके 27/9 तक उसको इतना मिला। Thereafter he left for Dubai और कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1/10 को, एंड गॉट अ सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट इन दुबई। हिज सैलरी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर, अच्छा दुबई वाली अक्टूबर से दिसंबर, वॉज क्रेडिटेड इन दुबई बैंक and the salary for January to March was credited in Mumbai Bank. He is liable to tax in respect of, मुझे सीधा सीधा चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस। ये इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली, यानी 182 डेज पूरे होंगे तो ये रेजिडेंट है। और गया है 1 अक्टूबर को। मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस 1 दिन ऑफ अक्टूबर, 184 बनते हैं, यानी ये रेजिडेंट है। पहली बार गया है, OR हो गया। जब OR हो गया तो सारी इनकम टैक्सेबल है, जहां मर्जी मिली हो। देख लेते हैं, ये गलत है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड दुबई सही लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हैपन्स टू बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड B। ये वाला
जो है 87A वाला, ये मैंने कई बार करवाया, आप लोग ये कर भी सकते हैं। आ जाओ फटाफट। Mr. Sumit is an Indian citizen and a member of a crew of an American bound Indian ship engaged in carriage of freight in international traffic, departing from Chennai on 25 April. From the following details, what would be the residential status of Sumit, assuming that his stay in India in the last 4 previous years is 365 days and 7 is 730 days. फिर कहता है डेट एंटर्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट 25 अप्रैल से 24 अक्टूबर तक है। मिस्टर सुमित हैव बीन फाइलिंग हिज रिटर्न इन इंडिया एज अ रेजिडेंट, तो 210 भी हो गया, 730 भी हो गया। बस भैया देखना है कि वो 182 डेज पूरे कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 25 अप्रैल के 6 दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस 24 दिन अक्टूबर के 183 बनते हैं। देयरफॉर वो आर प्लस ओ आर हो गया। ही शुड बी आर प्लस ओ आर। गुड पीपल, कम ऑन। इसमें कितना टाइम लग रहा है? ज्यादा नहीं लग रहा है। डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 2019 ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2021 इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 21-22। तो एक ही बात है, असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 2021 कंफ्यूज करने के लिए दे रहा और तुम नहीं हो रहे हो। किसके केस में टैक्सेबल होगा? नन ऑफ द अबव। क्यों? ये तो करंट ईयर की इनकम ही नहीं है। सो ये गूगली है, ध्यान से, जल्दी में गलतियां नहीं करेंगे। नाउ Mr. Square, an Indian citizen, लो जी, currently resides in Dubai. He came to India on a visit. ये आ गया अमेंडमेंट वाला, है ना? And his total stay in India during the year was 135 days. लो जी, 120 और 1 उसकी चक्कर आ गया। He is not liable to pay any tax in Dubai. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुबई का रेजिडेंट है। Following his details of stay in India in the preceding previous years, what would be the residential status if his income other than from foreign sources is 10 lakhs? लो जी, खत्म होगी बात, नया लॉ खत्म हो गया। अगर इंडिया का सिटीजन बाहर रहता है, इंडिया आता है, 60 डेज की जगह 182 हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर उसकी फॉरेन इनकम होती अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख तो हम 120 कर देते, पर ये तो 182 है। वो ये फुलफिल कर नहीं रहा, तो मेरा आंसर है नॉन रेजिडेंट। मेरे को तो इस डेटा की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो आंसर इज सी, नॉन रेजिडेंट। आओ फटाफट। मिस्टर रमेश, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया. He is a non-resident for assessment year. He received salary and allowances in Australia. You know, पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया क्या बोलेगा। Perks और allowances exempt मांगेगा ये। For the year ending this, for services rendered by him in Australia. In addition, he was allowed perquisites by the government. Which of the following statements are correct? Salary and allowances and perquisites received outside India are not taxable. ये गलत हो गया। Are taxable since they are deemed to accrue or rise in India. चलो, ये भी ठीक तो लग रहा है, पर ये अलाउंसेस और परक्विजिट्स भी बोल रहा है, इसलिए गलत बोल रहा है। सैलरी रिसीव्ड इज टैक्सेबल बट अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट। अपने को तो अपना आंसर चाहिए, हमें पता था वो पूछ क्या रहा है कि नहीं? चलो आओ। निशांत, अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर द ईयर 1920। अच्छा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 1920 एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 2021 हैज रिसीव्ड रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन कैनेडा amounting to 1 lakh for the year 1920 in a bank in Canada. During the year 2021, he remitted this amount to India through approved banking channels. Is such rent taxable in India? If so, how much? तो अपने दिमाग में चल रहा R plus NOR था, उस साल का रेंट इंडिया में टैक्सेबल होता नहीं था। आज इस साल इंडिया में ले भी आया तो भी थोड़ा टैक्स लगा देंगे, तो आंसर होना चाहिए नो। सो यस वाले तो तीनों उड़ गए मेरे। नो, सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल आइदर दिस और ड्यूरिंग दिस, क्योंकि जिस साल की इनकम थी उस साल वो R प्लस NOR है, और R प्लस NOR के हाथ में इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। गुड क्वेश्चन। कम ऑन, हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज नॉन रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर? ये इंटरेस्टिंग है। मिस्टर जोई, एन इटालियन डिजाइनर, came on a visit to India to explore Indian handloom on 3 September and left on 15/12. For the past 4 years, he has been visiting India and staying in India for 100 each. यानी 4 साल में 365 पूरे हो रहे हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट कर लेते हैं। कितने दिन रहा? 3 सितंबर है, यानी सितंबर में अगर 30 दिन है तो 28 दिन हो गए सितंबर के, प्लस अक्टूबर रहा, नवंबर रहा, दिसंबर में 15 दिन रहा, टोटल 104 डेज रहा। 104 60 हो गए, 365 हो गए, रेजिडेंट हो गया, तो ये तो नॉन रेजिडेंट है नहीं, जोई तो आएगा नहीं आंसर में बेटा, तो जोई वाला आंसर ये तो उड़ गया। अब चलते हैं संजय, born and settled in Canada, visits India each year for 3 months to meet his parents and grandparents, born in India in 1946, यानी ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आ गया। His Indian income is 15,20,000। लो जी, अब इसके लिए नंबर ऑफ डेज हो गए 120,
ये इंडिया आता है कितने दिन, 3 मंथ, 3 मंथ कितने होंगे, 30 इंटू 3 90 दिन, 120 पूरे नहीं हो गए, ये तो नॉन रेजिडेंट है। यानी संजय जिस आंसर में आ रहा है वो सही है, ये गलत हो गया। अब फटाफट चैंग का भी देख लेते हैं। मिस्टर चैंग, अ कोरियन साइंटिस्ट, लेफ्ट इंडिया टू हिज होम कंट्री for fixed employment there. He stayed in India for study and research in medicines from 1/1/16 to 1/7/20, यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी 60 दिन से ज्यादा हो गया। पिछले 4 साल से यही है, या जितने कितने 15 16 16 17 17 18 19 19 20 यहीं पर ही है, 4+ साल से। तो 730 भी हो गया, 2 on 10 भी हो गया, 365 भी हो गया, तो ये तो रेजिडेंट है। तो मेरा आंसर आएगा बी। The answer is only going to be B. Yes, the answer is B. So good people, यहां पर MCQs हम देख रहे हैं, आजो आजो फटाफट, let's do one more. ये वाला अच्छा MCQ है, देखो ICAI ने मार्जिनल रिलीफ की बात करी, किसकी, कंपनीज की और फर्म की। अगर हम देखें, द टैक्स पेबल बाय धर्मा LLP ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख, ये तो अभी करवाया तुम्हें मैंने। फर्म के केस में हमने अभी करा था 1 करोड़ 1 लाख, LLP भी तो फर्म ही होती है। तो क्या पूछ रहा है, द टैक्स पेबल, तो जो भी हमारा टैक्स आया था यहीं से उठा लेते हैं, देख लेते हैं कितना था मार्जिन रिलीफ के बाद, 3224। तो यहां पर आंसर देख लेते हैं, 3224। सो द आंसर इज बी। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा सवाल दिया है, कई बार फिगर्स में मारता है, कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। अब यहां टैक्स नहीं पूछ रहा है, यहां मार्जिनल रिलीफ पूछ रहा है। यहां पर क्या पूछ रहा था, टैक्स पेबल, ये ध्यान से पढ़ो। To Sadvichar Limited, a domestic company on the total income of, बहुत सारे शून्य बेटा, 10 करोड़ 3 लाख, 10 करोड़ 3 लाख for the year comprising only of business income whose turnover in 18-19 was 450 करोड़, यानी 30% हो गया रेट। As per assume that the company does not exercise the option under 115 BAA, ये वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये स्पेशल रेट्स एंड कंपनीज के, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ 10 करोड़ 3 लाख 50,000, चलो टाइम करो फटाफट, कितना आ जाएगा, 10,035, जरा फिगर ध्यान से लेंगे, इंटू 30%, तो 30,105,000, ठीक है जी। अब इस पे मेरा सरचार्ज लग जाएगा 12%, सो इंटू 12%, 36,126,000, सो प्लस 30,105, मेरे पास आ गया 33,71,7,600। तो कितना हो गया ये, 3,37,17,600 रुपए का टैक्स बन रहा है बेटा। अब मार्जिनल रिलीफ है 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 33,71,7,600, फिर मैं करूंगा टैक्स ऑन 10 करोड़। अब 10 करोड़ पे 30% लगाऊंगा तो 3 करोड़ रुपया टैक्स आ जाएगा, और वहां पर सरचार्ज होगा, ये नहीं भूल जाना है, इंटू 7%, तो आ गया मेरा 21 लाख, 21 लाख आ गया। सो मेरे पास टोटल आ गया 3 करोड़ 21 लाख। अब माइनस कर दो इन दोनों को, तो 33,717,600 माइनस 3 करोड़ 21 लाख, टोटल मेरे पास बच जाता है 16,17,600। इसमें से इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ माइनस करेंगे, माइनस 3.5 लाख, तो मेरे पास आ गया 12,67,600। ये मेरे को यहां से 12,67,600 का क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। सो फटाफट चल के देखते हैं, हमारा ऑप्शन है, अरे मिल गया बी पार्ट। सो इफ यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, इफ यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर एब्सोल्युटली, तो ये एमसीक्यूज होंगे जल्दी जल्दी। सो बेटा इस रिवीजन में बिल्कुल ध्यान से, कुछ मिस नहीं करना है। एक बार में याद नहीं होता, 2 बार करो, 2 बार में नहीं होता, 3 बार करो, पर इसको अच्छी तरह सीमेंट करके याद हो जाए, ताकि ये वाले क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल ना लगे। चलिए, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस, कुछ आईसीआई के केस स्टडी के क्वेश्चंस, जो मुझे लग रहा है आपको उस पेपर की तैयारी के लिए जरूरी है, वो वाले क्वेश्चंस मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं विद अ क्वेश्चन दैट आई थिंक आई मेड, नो आई डोंट थिंक आई डिड मेक इट, सो दैट एक केस स्टडी के क्वेश्चन का तुम्हें आदत पड़ना शुरू हो।
केस स्टडी का क्वेश्चन कुछ नहीं है सिवाय एक क्वेश्चन है जो वैसे आ जाता सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 नंबर का, उन्होंने अब क्या किया, उसको एक एमसीक्यू बना दिया, केस स्टडी बेस बोल दिया, तुम घबरा गए। करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज अ कर्ता ऑफ द HUF एक्स HUF ड्यूरिंग द ईयर ही ट्रांसफर्ड हिज सेल्फ एक्वायर्ड हाउस इन दिल्ली। मार्केट वैल्यू 4 करोड़ है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 3.5 करोड़ है, टू इज HUF विदाउट चार्जिंग एनी मनी ऑन 1/6/2020। The house was then let out by the HUF for a rent of 1,20,000 per month. The earned rent was then invested in debentures of ABC Limited. The HUF earned an interest of 1,40,000 on these debentures. तो एक तरीके से अगर मैं समझूं, एक्स ने अपनी HUF को अपनी एक घर गिफ्ट करा जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 3.5 करोड़। HUF ने उससे रेंट कमाया 1,20,000 पर मंथ, और अगर एक 6 को है, these were let out by the HUF, that makes it 10 months into 10 यानी 12 लाख रुपया उन्होंने रेंट कमाया। उसके बाद इससे उन्होंने खरीदे डिबेंचर्स और उस पर ब्याज आया 1,40,000 का। मेरे दिमाग में चल रहा है ये 3.5 लाख तो HUF के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज 56/10 में एनी गिफ्ट फ्रॉम अ मेंबर इज नॉट टैक्सेबल। 1,20,000 ये जो रेंट है ये क्लब हो जाएगा विद एक्स एज पर सेक्शन 64(2). और ये जो 1,40,000 डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, ये दिमाग में आना चाहिए, दिस इज नॉट इनकम ऑन ओरिजिनल एसेट। रिमेंबर, क्लबिंग होती है उस एसेट की इनकम से जो ट्रांसफर हुआ था। उस एसेट की इनकम से जो एसेट खरीदा उससे जो इनकम हो रही है वो क्लब नहीं होती है। दिस इज मिस्टर एक्स वाज रिजाइडिंग इन USA since 1/7/16 during the current year and has applied for US citizenship which was pending on 1/4/21। यानी अभी तक उसको US सिटीजनशिप मिली नहीं है, तो कौन सी होगी? इंडियन। He visits India on 2 occasions during the year, one for his marriage, अच्छा, and one for the business. He stays outside India for a period of 180 days. That means in India for 180 days. In India, his income in USA is 40 lakhs. He also receives share of 2 lakhs as income from HUF. अपने को पता ही है exempt होता है. Assume his income in India does not exceed 15 lakhs. Okay. अब ये बंदा इंडिया का सिटीजन है, reside outside India है, comes to India during the previous year है, और उसकी इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इज नॉट मोर देन 15 लाख। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए 182 डेज देखेंगे और है वो 180, देयरफॉर ये हो गया नॉन रेजिडेंट। क्योंकि मुझे पता है वो क्या पूछेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस किसका पूछ सकता है, कर्ता का, HUF का, और कितनी इनकम असेसेबल है। अगर हम पहला क्वेश्चन देख के आए, उसने बोला मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 1 इज अ R+OR, हिज इनकम टैक्सेबल इन इंडिया इज 49.80 lakhs, his income taxable in India is 1.40, 8.40, 10.08, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़े, HUF इज अ R+OR, R+NOR पूछा है, और तीसरा क्या पूछा देखें, HUF इनकम ऑफ HUF टैक्सेबल इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इज कौन सी है। तो अब एक काम करते हैं, पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल नॉट लुक एट दी सोल्यूशन और इवन द MCQ क्वेश्चंस। अब हो गया वो नॉन रेजिडेंट एक्स। अब एक्स अगर नॉन रेजिडेंट है उसकी केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। ये 40 लाख तो फॉरेन रिसीट है, ये तो होगी नहीं। 2 लाख इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वैसे ही एग्जेम्प्ट है। हाँ, ये जो था ना 12 लाख रुपया, ये इंडिया में असेसेबल होगा, पर 12 लाख को अगर मैं करूं -30% तो मेरे पास आ जाएगा 8,40,000। ये 8,40,000 एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। ये 1,40,000 जो है ये तो HUF की इनकम है, सही हो गया। अब HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, अब कर्ता 2 बार इंडिया में आया, एक शादी के लिए और एक बिजनेस के लिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया हो गया, पार्टली आउटसाइड इंडिया हो गया, तो HUF क्या होगी, रेजिडेंट। अब ये इंडिया के बाहर कब गया था, ही वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया फ्रॉम इन USA फ्रॉम 1/7/16, यानी अगर मैं बात करूं 2 बार इंडिया में आया, 180 दिन रहा, फिर मेरे पास आ गया 19-20, फिर आ गया 18-19, फिर आ गया 17-18, फिर आ गया 16-17। अब इससे पहले तो इंडिया में ही था ना ये, तो मेरे को देखना ही 182 है, तो ये तो हो गया नॉन रेजिडेंट, बट कर्ता नॉन रेजिडेंट है। अगर हम पिछले 7 साल का देखें या पिछले 10 में से 2 देखें, कर्ता फुलफिल कर रहा है, देयरफॉर द HUF बिकम्स R+OR, और अगर R+OR होगी उनकी फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगी। तो अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या आ रहा है। मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट, मेरे लिए आंसर ये वाला सही है, एक तो पहला। हिज इनकम टैक्सेबल इन इंडिया इज 8.4, तो मेरा आंसर होना चाहिए 1 और 5। कहां पर आ रहा है, ए, तो मेरा आंसर है ए।
उसके बाद चलते हैं, एक्स एच यू एफ इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिंस मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट, रॉन्ग. नॉन रेजिडेंट, रॉन्ग. आर प्लस ओ आर सिंस द कर्ता वॉज इन इंडिया फॉर बिजनेस एंड कर्ता फुलफिल्स बोथ द एडिशनल कंडीशंस. लो जी, आंसर आ गया सी. फिर आगे चलते हैं, इनकम ऑफ एच यू एफ टैक्सेबल इन इंडिया, अपने को पता 140 है. अब ऑप्शन में 1 अकेला दिख नहीं रहा है, पर फिफ्थ ऑप्शन नील दिया हुआ है, 1 + 5. लो जी, आंसर आ गया डी. नाउ दिस क्वेश्चन वाजंट डिफिकल्ट बेटा, सच सच बोलो. इसको कहते हैं पैराग्राफ फॉर्म, केस स्टडी बेस्ड, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. नाउ एक एमटीपी का क्वेश्चन है, आई थॉट इट वाज अ डिसेंट क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है. वी आर गोइंग टू लुक एट दिस. नाउ ही सेज डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस रिया ब्रान एंड कंप्यूटर ग्रॉस टोटल इनकम. कंप्यूटर ग्रॉस टोटल इनकम अभी एमसीक्यू नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, relating to the current assessment year from the following information gathered from her documents. Mrs. Ria Brown is an Australian, got married to Mr. Arjun of India in Australia on 2nd of February, and this is the year 1920, and came to India for the first time, ये words बड़े important होते हैं, on 18 फरवरी 2020, again 1920. She left for Australia on 15 September 20. She returned to India again on 23 March 21. On 1/4/20, she had purchased a flat in Delhi, which was let out to Mr. Sahil on a rent of 28,000 per month from 1/5/20. Dates or years ध्यान से पढ़ोगे. She had taken a loan from an Indian bank for the purchase of flat, on which the bank had charged interest of 2,15,500 up till 31st of March. While in India during the year, she had received a gold chain from her in-laws. लो जी, worth 1,50,000, a car worth 7,50,000 from married sister, and 1,72,000 from very close friends. उसे जीटीआई निकालना. अब जीटीआई निकालने के लिए हम बोलते हैं हमें चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस. हम कहते हैं जी 1 अप्रैल से लेके, अगर मैं बात करूं 15 सितंबर तक, और फिर 23 मार्च को आई 31 मार्च तक, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ डेज निकालें, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 15 दिन, ये आ गया बेटा 168. और 23 से लेके 31 तक, अगर मैं 23 को भी इंक्लूड करूं, जो करना पड़ेगा, सो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 दिन. सो 168 + 9 comes to 177 days. Now she is a foreign citizen, therefore हमें 60 कंडीशन पूरा हो रहा है. अब इसके पिछले दिन अगर मैं बात करूं 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, प्लीज रिमेंबर वो पहली बार इंडिया आई थी ऑन 18/2, विच मीन्स शी स्टेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? 31 days of March, 18 to 28, 11 days, 42 days, यानी 60 तो हो गया, बट 365 पूरा नहीं हो रहा है. Therefore she is a नॉन रेजिडेंट. ये कैलकुलेशन के लिए आपको पहली बात तो, अगर ये 7 नंबर का है तो 2 नंबर कम से कम कैलकुलेशन के लिए होंगे. पूरा लिख के आइएगा. हर टैक्सेबिलिटी इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड वी आर कंप्यूटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस. शी इज नॉट एन इंडियन सिटीजन. Therefore both the additional conditions, both the conditions of 60 plus 365 and 182 will be applicable. She does not fulfill 182. She fulfills 60. फिर दिखा के आओ कि 365 फुलफिल नहीं हुए. अब उसके पास फ्लैट इन दिल्ली है, ये इंडियन रिसीट है. कितनी इनकम आ रही है वहां से? 28,000 पर मंथ. इंटू कितने महीने? मई से दिया 11, तो करते जाओ फटाफट. 28,000 इंटू 11, ये आ गया 3,08,000. अब इसमें से कोई भी उसका म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, तो माइनस में करता हूं इंटू 30%, ये आ गया 92,400. और इंटरेस्ट का डिडक्शन 2,15,500 मिल जाएगा. अगर हम करें 3,08,000 माइनस 92,400 माइनस 2,15,500, लो जी 100 रुपये आ रहा है. अब 100 रुपया लिखने में ना 2 बार लगता है कि पता नहीं सही है या नहीं है, पर सही है, 100 रुपीज. देन ही सेज शी हैड रिसीव्ड गोल्ड चेन फ्रॉम हर इन लॉज. लिख के आएंगे, फ्रॉम रिलेटिव है, गोल्ड चेन है, नॉट टैक्सेबल है, पूरा यहां लिख के आओ, नॉट टैक्सेबल है. कार इज नॉट प्रॉपर्टी कवर्ड बाय 56(2)(10), देयरफॉर ये तो टैक्सेबल होती भी ना. हालांकि ये तो सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड है, रिलेटिव से आया, बट फिर भी कार है, कार तो टैक्सेबल होती नहीं है. 172 फ्रॉम हर क्लोज फ्रेंड्स, ये ऑब्वियसली इनकम में आ जाएगा. सो डीटीआई बिकम्स 172, 100. आंसर निकालने से ज्यादा मैंने आपको बताया रीजंस लिखने जरूरी है. सो यू नीड टू बी एबल टू टेल देम एग्जैक्टली. मैंने आपको
कोर्स कराते समय क्वेश्चन सॉल्व भी करे, हमने आंसर्स भी दिए हुए वहां पर, सो प्लीज मेक श्योर यू आर गिविंग रीजंस फॉर योर आंसर बेटा। सबसे ज्यादा मार्क्स रीजन के होंगे। आपके ये सारे फिगर्स मैच भी कर जाएंगे तो भी आपको 7 में से 2 और नंबर मिल जाएंगे, जो बाकी नंबर है वो आर फॉर वर्किंग नोट्स एंड रीजंस। नाउ आई कम टू वन एमसीक्यू। अब ये जो एमसीक्यू है इस पे थोड़ा सा चर्चा होने वाला है। ये आईसीआई का एमसीक्यू फाइल है जिसमें ये पहला एमसीक्यू दिया है उन्होंने केस स्टडी बेस्ड वाले में, इनकम टैक्स के पोर्शन में, और इसके आंसर दिए हैं ऐसे। मैं इन पे थोड़ी सी डिबेट करने वाला हूं, इसलिए एक बार लेट अस नाउ स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन टुगेदर। ही सेज मिस्टर शशिकांत एज 35 इयर्स इज एन इंडियन सिटीजन। चलो एक बात क्लियर हो रही है, इंडियन सिटीजन है। एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू of a Singapore bound Indian ship engaged in carriage of passengers in international traffic departing from Chennai on 29 May. He stayed in India in the last 4 years preceding the year for 400 days. तो पिछले 4 सालों में 365 days का कंडीशन पूरा हो रहा है, and for 750 days in last 7 years. चलो वो भी हो रहा है। He received a salary of 7,20,000 in his NRE account maintained with State Bank of India Chennai. याद होना चाहिए कि ऐसा बंदा अगर नॉन रेजिडेंट निकलता है तो इसकी ये वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। He also furnished details of other income earned. Based on the facts of the case scenario above, choose the most appropriate answer to the following questions. अब उसने हमें 29 मई से 19 दिसंबर तक का पीरियड बताया सीडीसी में। So if I'll go to 29 मई, 29, 30, 31, 3 days of May, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के 19 दिन है। 205 दिन बनते हैं, ये इंडिया के बाहर के हैं, माइनस 365 यानी इंडिया में वो 160 डेज रहा। और इसके लिए बेसिक कंडीशन सिर्फ 182 की होती है, देयरफॉर दिस पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या बोल रहा है? ही सेज उसकी कौन सी इनकम इंडिया में असेसेबल होगी। अब ये वाली 7,20,000 तो होगी नहीं, एक बात अपन याद रखेंगे। नाउ वी कम हियर, dividend declared and received in the month of April from X Limited an Indian company. ये तो taxable होगा, Indian receipt. Agricultural income from land in Pakistan received in India. ये भी Indian receipt है, non resident के हाथ में taxable होगा. Rental income from house property in Chennai. You know, when I first read the question, honestly, बेटा, I will be honest with you, मैंने पढ़ा rental income है, तो मैंने assume करा ICI ने 30% माइनस करा होगा. So 3,60,000 लिया मैंने, 2.5 लाख लिया, और डिविडेंड मैंने लिखा, डिक्लेयर्ड भी लिखा है। डिक्लेयर्ड है मतलब टीडीएस नहीं कटा होगा, ऐसा मैंने माना, और मैंने 90,000 लिखा, और ये ग्रॉस रिसीट मान के मैंने कहा इनकम होनी चाहिए 7 लाख। जब मैं पहुंचा आंसर देखने, सबसे पहला था व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेजिडेंशियल स्टेटस। चलो ये आंसर तो आसानी से आ जाता है। He says what will be the total income of Mr. Shashikant? Assume that he does not opt for 115 BSc। चलिए अगर है तो 7 लाख रुपए आना चाहिए, पर यहां आंसर ही नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई ना, कई बार क्या होता है 360 जो ये इनकम बोला है 30% माइनस करके देख लेते, तो मैंने 30% माइनस करा, 250 आ गया, प्लस 90,000 करा, मेरे पास 592 आ रहा है। अब मैंने एजम्पशन लिया कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड है यानी ग्रॉस है, और जब आईसीआई का आंसर देखने जाओ तो उन्होंने सी दिया हुआ है, ये देखो सी दिया हुआ है 6,02,000। इसका मतलब यह है कि आईसीआई इज टेकिंग डिविडेंड नेट ऑफ टीडीएस, यानी डिवाइडेड बाय 90 into 100 करूंगा तो ये 1 लाख आएगा। अब इसको लूंगा 250 और इसको लूंगा 360 माइनस 30% 252, तो जाके मेरा 6,02,000 का आंसर आता है। With all due respect to ICI, you cannot expect the children to take these kind of assumptions, specifically when the question is allowing both interpretations. यानी हम अगर तो थ्योरी क्वेश्चन होता तो assumption लिख आते, MCQ में कैसे लिखेंगे assumption? तो यहां पर बेटा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उन्होंने डिक्लेयर्ड लिखा, अगर सिर्फ रिसीव्ड लिखा होता तो मैं इनसे सहमत होता। यहां रेंटल इनकम की जगह रेंट लिखा होता तो भी सहमत होता। अब आईसीआई ने ऐसा करा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो तुम्हें पता है क्या करना है, इसको ग्रॉस लेना है और इसको रेंटल इनकम लेना। और मैं आपकी जगह होता तो जब आंसर शीट लिखता तो मैं लिख देता एमसीक्यू नंबर दिस में ये लोचा है जी, मैंने ये एजम्पशन लेके आंसर दिया ना। और आईसीआई के आंसर्स गलत होते हैं बेटा। आप लोगों को लगता है शायद वो लोग एक्सपर्ट बैठे आईसीआई, पर वहां है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और वो लोग गलती करने को प्रोन है। ऐसा कई देखा है कई बार, मैं नहीं कह रहा बहुत सारी होती है, पर कुछ होती है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। अब अगला देखो,
He says, assume for the purpose of answering the question that Mr. Shashikant had transferred the house property in Chennai to his minor son on 1st April and his wife is a housewife and does not have any income. In such a case, his total income would be. अब समझो, अगर शशिकांत ने अपने माइनर सन को घर गिफ्ट करा भी है, ये सेक्शन 27(1) में डीम्ड ओनर बन जाता। यानी अगर ये डीम्ड ओनर बन गया तो उसके हाथ में ही इनकम कैलकुलेट होगी। यहां पर 1032 का 1500 का बेनिफिट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डीम्ड ओनर, क्लबिंग नहीं है, 64(1)(a) में नहीं आ रहा। दिस इज डीम्ड ओनरशिप। अब आंसर मेरे हिसाब से शुड बी सी अगेन, बट आईसीआई ने 1500 माइनस करके आंसर ए दिया हुआ है। ये देखिए आंसर दिया हुआ ए। अब ये तो गलत है। तीसरे पे आते हैं। Mr. Shashikant would like to minimize his tax liability and consulted you to compute the amount of same for the year accordingly his tax liability would be। अब मुझे टैक्स निकालना है। मुझे ये बताओ, अगर मुझे टैक्स निकालना है, मैं तो 6,02,000 ले रहा था या मैं 5,92,000 लूंगा। चलो 6,02,000 लेते हैं। मैं कहता हूं, ये कहता मिनिमाइज इज टैक्स लायबिलिटी। ये तंग जरूर कर रहा है मुझे वर्ड, पर चलो 6,02,000 लिया, 2.5 लाख पे निल हो गया, अगले 2.5 लाख पे 12,500 हो गया और 1,02,000 पे 20%, सो 1,02,000 इंटू 20%, मैंने करा 20,400 प्लस 12,500 प्लस 4%, तो मेरा आंसर आ रहा है 34216। मैं जाके देखता हूं आंसर ही नहीं है। अब यहां पर दिमाग खटका, फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार हो सकता है जब ये मिनिमाइज बोल रहा है तो इसने 115 BAC की बात करी है, वहीं पर ही स्लैब अलग हो सकता है ये चाहता है कि मैं एज्यूम करूं कि वो ऑप्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ चाह रहा है यहां पर लिख दिया ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAC। परंतु जब आंसर निकालेंगे ना, यहां देखिए 2.5 लाख पे निल आ रहा है, अगले 2.5 लाख पे 5% आता है और BAC के हिसाब से बैलेंस जो बच गया अगले 2.5 लाख पे यहां पर 10% आएगा, तो 10,200, सो 12,500 प्लस 10,200 प्लस 4%, ये आता है 23,608, अप्रोक्सीमेटली 23,610। और अब जाके मेरा आंसर यहां पर आ रहा है। यानी आईसीआई बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन वो एक बार दोबारा से चेक करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ एनी स्टूडेंट कैन गेट इट राइट, सो घबराना नहीं है। ये तो आईसीआई ने अपने एमसीक्यू फाइल में बनाए हैं, और कई बार क्या होता है जब पहली बार वो क्वेश्चन निकालते हैं उनको खुद अपनी गलती धीरे धीरे पता चलती है और वो बाद में ठीक कर देते हैं। पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा टिपिकल क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको पता है मैंने आपको करवाया है, एंड वी नो व्हाट टू डू विद दीस क्वेश्चंस। एंड डोंट वरी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आईसीआई के एमसीक्यू फाइल हम सारी कर रहे हैं इन दीज रिवीजन क्वेश्चंस, पक्का एक एक कराऊंगा, प्रॉमिस है। एमटीपी आरटीपी जो लेटेस्ट आए हैं वो भी करेंगे हम इन रिवीजन में टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। जल्दी में मत रहना मेरे साथ, मैं आराम आराम से रिवीजन कराता हूं। मेरे लिए रिवीजन ये नहीं है कि एक बार 10 घंटे में खत्म कर दी। रिवीजन का मतलब है डिटेल में, जब आप इसको पढ़ रहे हैं रोज का घंटा 1.5 लगाओ और डिटेल में मेरे साथ करते करते खत्म करो, ताकि पेपर से 1 महीना पहले तक हमारी रिवीजन खत्म हो। फिर उसके बाद हम बैठ के लास्ट डे रिवीजन की बात करेंगे, जिसके लिए मैं आपको रिवीजन स्लाइड्स दे रहा हूं, ताकि जब लास्ट डे से पहले, मैंने बोला था पेपर से 10 दिन पहले एक पूरा दिन लगाएंगे, उस समय हम शायद सिर्फ रिवीजन स्लाइड्स करके सारे पॉइंट्स याद करेंगे। मेहनत करोगे, बारी बारी करोगे, तो उस पेपर में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। हम तो एग्जामिशन की बात कर रहे हैं। So let's do the ICAI questions. Mr. Z, a salaried individual, has a total income of 8 lakhs for the year. He furnishes the return on 28th of August. He is liable to pay fees of, अब पहली बात 8 लाख है टोटल इनकम, कंपल्सरी है, सैलरीड एम्प्लॉई है, सो हमारा ड्यू डेट हो गया 31st ऑफ जुलाई। उसने असेसमेंट ईयर के 31st ऑफ जुलाई से लेके 31st ऑफ दिसंबर से पहले पहले पे कर दिया। Therefore, the maximum fees can be 5,000. So मेरा आंसर होना चाहिए B. Okay. Arun's gross total income of the year is 245. He deposits 45,000 in PPF. Okay, PPF की है, ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। So total income, gross total income दिया है, total income 2 लाख हो गया। He pays electricity bill of 1,20,000 for the year. Which of the statement is correct? इसको रिटर्न तो भरनी है, तो नॉट रिक्वायर्ड वाला तो गलत हो गया, नॉट रिक्वायर्ड वाला गलत हो गया, नॉट रिक्वायर्ड वाला गलत हो गया। ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न एज हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड 1 लाख, क्योंकि वो हमें टेस्ट कर रहा है 2 लाख पे। अगर इसको पढ़ोगे ना,
ही सेज उसने यहाँ 2 लाख, वो कहता तुम्हें याद है नहीं है क्या इसका 2 लाख था या 1 लाख था. देन which of the following returns can be revised? A return on 139(1), 4 and 3. Remember 3 is either a 1 or 4, therefore it can also be revised. Therefore all 3 can be revised. 1, 2 and 3 can be revised. ISKCON, a foreign company and non-resident in India, engaged in business of trading of tube lights. The principal of the company has approached you to enlighten him regarding the provisions of the Income Tax Act relating to the person who is required to verify the return of income of ISKCON. Advise him as to which of the following statements is correct, assuming that the company has a managing director. Now this is a foreign company, non-resident. अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया कि रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर. सही है. द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ISKCON कैन बी वेरीफाइड बाय एनी डायरेक्टर irrespective of the availability or otherwise of the managing director. गलत है. The return of income in case of ISKCON may be verified by a person who holds a valid power of attorney from such company irrespective of the availability or otherwise of the managing director. ये भी सही है. So answer should be 1 or 3. Now, Mr. Pavan is engaged in the business of roasting and grinding of coffee beans. His total income is 4.5 lakhs. Total income 4.5 lakhs. और जिनको पता है हमने एग्रीकल्चर इनकम में करा रोस्टिंग और ग्राउंडिंग वाले का 40% टैक्सेबल, 60% एग्जेम्प्ट होता है. लेकिन यहां टोटल इनकम दिया तो ये तो उसने टैक्सेबल पोर्शन दिया है. Mr. Pavan filed his return on 3rd March 22, which is assessment year 21-22. खत्म हो रहा, मार्च में गए. What shall be the fees in case of default in filing the return? अब उसकी टोटल इनकम 4.5 लाख है, 5 लाख से कम है. So fees cannot be exceeding 1000 rupees. ये वाला क्वेश्चन आई बिलीव हैज कम एज अ डुप्लीकेट. सो नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देखो वो सारे टॉपिक्स जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाएंगे, जिसके ऊपर वो क्वेश्चंस बने हैं वो वाले क्वेश्चन साथ साथ यहां पर केस स्टडी वाले मैं कराता जाऊंगा. चलो बेटा, अब करेंगे ICAI के MCQs. कुछ सिंपल है, कुछ में गलतियां भी हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं. He says Mr. A, whose total sales 201 lakh, declares profit of 10 lakhs for the year 2021. अब Mr. A इंडिविजुअल है, 2 करोड़ की टर्नओवर है, AD में तो नहीं आ रहा है. He is liable to pay advance tax in 1 installment, 2 installments, 3 installments, 4 installments. बोलो 44 AD में आता तो 1 इंस्टॉलमेंट होती, अभी के लिए कितनी हो जाएगी 4 इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि वो 44 AD में नहीं आ रहा है. ओके, लेट्स गो. दिस वाज सिंपल. मिस्टर राज, अ नॉन रेजिडेंट, एज 65 ईयर्स. चलिए नॉन रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन तो आएगा नहीं. इज अ रिटायर्ड पर्सन अर्निंग रेंटल इनकम ऑफ 40,000 पर मंथ फ्रॉम अ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दिल्ली. ही इज रिजाइडिंग इन कैनेडा. Apart from the rental income, he does not have any other source of income. Is he liable to pay advance tax? मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट करा बच्चे कि बिफोर वी गो एंड लुक एट द ऑप्शंस, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं. 40,000 पर मंथ इंटू 12, 480. हाउस प्रॉपर्टी है, माइनस 30%, 3,36,000. नॉन रेजिडेंट है, 2.5 लाख का स्लैब है, इंटू 5% लगाऊंगा, 87A नहीं मिलेगा. टैक्स आ रहा है 4,300. तो मेरा आंसर है नॉन रेजिडेंट है, एडवांस टैक्स नहीं पे करना बिकॉज टैक्स इज कमिंग टू लेस देन 10,000. सो यस ही इज लायबल, तो गलत हो गया. नो, ही इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स एज हिज टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 10,000. मेरा आंसर होना चाहिए बी. बिल्कुल ठीक है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. एन अमाउंट ऑफ 40,000 वाज पेड टू मिस्टर एक्स ऑन 1/7 towards fees for professional service without deducting of tax at source. Subsequently, another payment of 50,000 was due on 1/3, from which tax of 7.5% on the entire amount. तो आपको दो बातें दिख रही है, क्वेश्चन तो करा है, पर यहां पर 7.5% यानी 25% का जो कोविड टाइम्स में रिडक्शन इन रेट है उसको हमें MCQs में लेना पड़ेगा. ICAI ने ऐसा हमें बताया, तो एक बात तो दिमाग में ये डली. दूसरी बात, अगर हम बात करें यहां पर 40,000 के ऊपर, and please pay attention over here, 7.5% TDS है into 1% from July to March. So July, August, September, October, November, December, January, February, March, 9 महीने का हो गया. ठीक है जी. फिर 40,000 के ऊपर 7.5% इंटू 1.5 महीना इंटू मार्च हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीना. ठीक है. फिर 50,000 के ऊपर
इंटू 7.5% इंटू 1.5% इंटू, अभी यहां 1 मार्च है तो 30 अप्रैल तक पे होगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का आ गया यहां पर। अगर मैं इसको लगाऊं 40,000 इंटू 7.5% इंटू 1% इंटू 9, 270 इंटू 3, 135 एंड 50,000 इंटू 7.5% इंटू 1.5% इंटू 3, ये आ गया 168.75। तो मेरा आंसर एक्चुअली में प्लस 135 प्लस 270, ये आना चाहिए 574। अब मुझे आंसर नहीं दिख रहा, तो चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि शायद यहां पर आईसीआई ने 4 महीना लिया होगा, हालांकि नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी मान के चलते हैं। 1 मिनट, 1.5% इंटू 4 ले लेता हूं तो 225 आ जाता है, प्लस 135 प्लस 270 630 आता है। वो आंसर भी नहीं दिख रहा, तो मुझे समझ नहीं आई आईसीआई ने करा क्या। फिर मैंने क्या किया, जाके आईसीआई का मॉड्यूल चेक करा। आप चेक करोगे मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 7.5%, 6750, यानी उन्होंने मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया उसमें भी 25% का डिडक्शन दिया हुआ है। पर यहां पर ये डेट है 28/2 को ड्यू हो रहा है। इसका मतलब है जब हम 28/2 को निकालते हैं तो ये 8 महीने आता है, और यहां तो 4 महीने ही आ रहा, तो 645 आंसर आता है। अब उन्होंने अपने एमसीक्यू मॉड्यूल में जाके उसको कर दिया मार्च, लेकिन यहां 9 मंथ्स नहीं लिया, 8 ही ले रहे हैं, ये तो गलत हो गया। विच मीन्स इसका आंसर या तो आएगा, ये डेट जो है 28 फरवरी लेके इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, आंसर वो बी निकाल रहे हैं, बट इट कैन नॉट कम इफ वी टेक द डेट ओवर हेयर एज 1 मार्च। तो इस बात को ध्यान में रखोगे। चलो अगला करें। मिस्टर रमेश, मिस्टर महेश, मिस्टर सुरेश jointly own a flat in Mathura which was let out to Dr. Rajesh on 1st of April. The annual rent paid by Dr. Rajesh for the flat was 5,40,000, credited equally to each of their accounts. Mr. Rajesh approached his tax consultant, आपकी बात हो रही है, to seek clarity in relation to deduction of tax on payment of rent. He informed his consultant that he occupied such flat for personal accommodation and his receipts from profession during the last year was 58 lakhs. As a tax consultant, choose the correct answer. चलो पहले तो हम अपना देखें। डॉक्टर साहब हैं, 19-20 में उनकी टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, यानी करंट ईयर में अगर वो रेंट पे करते हैं, चाहे वो ऑफिशियल है चाहे वो पर्सनल है, उस पर TDS 194I में उनको काटना पड़ेगा, प्रोवाइडेड द रेंट एक्सीड्स 2,40,000 पर एनम पर पेई। अब यहां पर पेईज 3 है, तो 5,40,000 को मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 180 आता है, तो मेरे हिसाब से TDS नहीं कटना चाहिए। चलिए चल के देखें उन्होंने क्या बोला। नो टैक्स एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस रेंटल पेमेंट्स आर टुवर्ड्स फ्लैट ऑक्युपाइड फॉर पर्सनल पर्पस। ये आंसर गलत है, पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, टैक्सेबल होगा। द ओनली थिंग इज टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस रेंट पेमेंट एक्सीड्स 240। मेरे हिसाब से तो ये भी गलत है। हमारे हिसाब से क्या है, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस द रेंट क्रेडिटेड टू ईच को-ओनर इज लेस देन 240। मेरा हिसाब तो ये। आगे चलते हैं। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस डॉक्टर राजेश ग्रॉस रिसीट्स वर लेस देन 1 करोड़। चलो ये तो गलत है ही है, तो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए सी, और यहां पर आईसीआई और मेरा हिसाब मैच कर रहा है ना बेटा। वी कम टू अ कंट्रोवर्सी अंडर 194N which I am going to be sharing with you. तो अगर हम 194N का एक बार हम यहां लॉ पढ़ेंगे। 194N says every person being a banking company or a cooperative bank or a post office who is responsible for paying any sum being the amount or the aggregate of amounts as the case may be in a cash exceeding 1 crore rupees during the previous year to any person herein referred to as the recipient from one or more accounts maintained by the recipient with it shall at the time of payment of such sum deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax। ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूं सुनो। ये एक्ट अमेंड हुआ 1/7/20 को, 1/7/20 को। मैंने इसको सिंपल फॉर्म में समझाया आप लोगों को बिकॉज आई
was hoping that ICAI will not complicate this, but have a look. अब इससे पहले यहां क्या लिखा था? पहले 194M, every person being a banking company, cooperative bank, post office, who is responsible for paying any sum or as the case may be aggregate of all sums in cash in excess of 1 crore rupees during the previous year to any person from one or more accounts at the time of payment of such sum, deduct an amount equal to 2% of the sum exceeding 1 crore rupees. यानी अगर मैं एक्ट पढ़ूं, ये वाला जो 1/7/20 से पहले था वहां बहुत क्लियरली लिखा था 2% ऑफ द सम एक्सीडिंग 1 करोड़, लेकिन जब हम नया एक्ट पढ़ते हैं यहां पर उसने लिखा है 2% ऑफ सच सम। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इसका मतलब बड़ा क्लियर यह है कि अगर मैंने 2020-21 में बैंक से 1,20,00,000 रुपया विड्रॉ करा है तो उस पे 2% टीडीएस कटना चाहिए। लेकिन आईसीआई अभी भी 1 करोड़ पे टीडीएस नहीं काट रहे हैं, वो 20 लाख पे 2% ले रहे हैं। नाउ आई एम श्योर दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट। आई हैव कंसल्टेड विद टैक्स एक्सपर्ट्स एज वेल। लॉ के हिसाब से तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, यानी इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें लॉ 1/7 से बदला है, चलो अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं बिकॉज आईसीआई ने एक क्वेश्चन दिया है। तो वी से बिफोर 1/7/20 आपके पास बैंक में सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, डजंट मैटर बेटा, ऑफ कोर्स विद वन बैंक, लेट अस से एचडीएफसी के पास आपका सेविंग्स अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। अब आपने 1/7 से पहले सपोज 70 लाख रुपया विड्रॉ करा, तो हम कहते हैं कि 70 लाख रुपए जो आपने विड्रॉ करा उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि वो 1 करोड़ से कम है। आपने 1/7 के बाद 70 करोड़ प्लस 50 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया। अब यहां पर मेरे हिसाब से और बहुत सारे ऑल एक्सपर्ट्स के हिसाब से 50 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि 70 + 50 इज 120, so the total amount withdrawn has exceeded 1 crore rupees, therefore 50 लाख के ऊपर टोटल 2% टीडीएस कटना चाहिए। और कोविड के रेट्स 194N के रेट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन आईसीएआई यहां पर अभी भी 20 लाख के ऊपर 2% टीडीएस काट रहे हैं, राइट? नाउ दैट मेक्स इट अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू। प्लस 1/7 का रेलेवेंस खत्म हो जाता है अगर हम आईसीएआई का व्यू फॉलो करते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? एट द मोमेंट वी विल सॉल्व द एमसीक्यूज एज पर व्हाट आईसीएआई इज सेइंग, बट मैंने आपको दिखा दिया है कि पूरे 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। लेकिन आईसीएआई 20 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर वाले पे ही टीडीएस काट रहा है। तो एक बार के लिए हम उनका हिसाब किताब हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सारे एमसीक्यूज में उन्होंने ऐसे किया, इसलिए हम भी ऐसे करेंगे। ये बात क्लियर होगी? पर अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ यही है। मेरे हिसाब से वो बाद में इसको ठीक करेंगे, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी या क्वेश्चंस बदल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे तक वो न्यूज पहुंचा दूंगा। सो डोंट वरी ऑन दैट काउंट, आई एम लुकिंग आफ्टर इट। आई हैव ऑल्सो ड्रॉप्ड एन ईमेल टू देम। ठीक है। नाउ एक और बात समझेंगे। एक था 20 लाख से ऊपर अप टिल 1 करोड़ एंड देन मोर देन 1 करोड़। इसका क्या हुआ? अब 20 लाख से ऊपर अप टिल 1 करोड़ 2% का टीडीएस रेट था और 1 करोड़ से ऊपर 5% का था। तो ये उस बंदे के लिए जिसने 3 में से किसी भी साल की रिटर्न नहीं भरी, तीनों की ही पूरी तरह नहीं भरी, यानी किसी 1 साल का डिफॉल्ट करा, तो ये रेट हो जाता है। तो अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ 20 लाख रुपया विड्रॉ किया, तो अब इसके केस में क्या करें? इसके केस में अप टिल 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, यानी 80 लाख रुपए के ऊपर, इस हिसाब से तो हम 2% चार्ज करेंगे। और अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया, 1 करोड़ से ऊपर 20 लाख रुपए हो गया, उसके ऊपर हम 5% चार्ज करेंगे। यानी बेसिकली अब मैं इसको अगर समराइज करूं, आई एम नाउ गोइंग टू राइट दिस डाउन एज आईसीएआई व्यू ऑन 194N। एक वो बंदा है जिसने रिटर्न
भरी हैं, एक वो बंदा है जिसने रिटर्न नहीं भरी है। इसको आप फाइनल समरी मान के चलो, आप कंफ्यूजन हो गया, अब उसको क्लैरिटी करें। जिसने रिटर्न भर दी उसने अगर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया देन 2% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ लेंगे। क्लियर होगी बात। जिसने रिटर्न तीनों में से किसी एक साल की नहीं भरी तो अब 20 लाख से ऊपर लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ जितना अमाउंट आता है उसके ऊपर हो जाएगा 2%, और जितना अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर होगा उसके ऊपर हो जाएगा 5%। तो इसको अब समरी मान के चल रहे हैं एज रिगार्डिंग व्यू टेकन बाय ICAI फॉर द May 21 पेपर्स नाउ। एंड आई रिपीट अगेन बच्चे, अगर कोई चेंज होगा प्रॉमिस बाय गॉड मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नाउ ही सेज Mr. Nihar maintains a savings account and a current account in Mera Bank Limited. The details of withdrawals on various dates during the year are as follows. 5 अप्रैल को 15 लाख रुपए विड्रॉ करा। अब ये जो मैंने सेक्शन बोला 1/7/20 को आया, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये वाला जो प्रोविजन था ये 1/7 से ही आया, सो दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/20, यानी रिटर्न ना भरने वाला जो 20 लाख का जो प्रोविजन आया दैट इज फ्रॉम 1/7। तो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि जो सेक्शन 194N था वो तो 1/9/19 को आया था, उसके बाद 1/7/20 को चेंज हुआ। अगर हमारे वाला व्यू लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पूरे अमाउंट पे हम लेंगे, पर हम ICAI का व्यू ले रहे हैं तो वो सेम रहेगा, विच इज अ सिंपलर व्यू एक्चुअली, सो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अब 15 अप्रैल को 15 लाख रुपए विड्रॉल है, 25/6 को 20 है, तो अगर मैं इसको ऐड कर लूं अब सेविंग्स अकाउंट से हो या करंट अकाउंट से हो, 15 + 20 + 35 + 25 + 22 + 5 + 38 160 आ रहा है। अब मेरे हिसाब से पूछोगे तो यहां पर तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, उसको छोड़ दो। तो 60 के ऊपर हम कहते हैं 2%, यानी 1,20,000 का TDS होगा, एंड ICAI का आंसर मैच कर रहा है। तो हम बड़ा सिंपली चल रहे हैं, टोटल अमाउंट के ऊपर नहीं काटेंगे, 1 करोड़ के ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर TDS ले रहे हैं। राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ही सेज मिस्टर झा, एन एम्प्लॉई of FX Limited, attained 60 years of age on 15/5. He is a resident in India for the year and earned salary income of 5 lakhs computed, यानी standard deduction देने के बाद है। He earned 7 lakhs from winning from lotteries. What is his advance tax liability? Assume he does not opt for 115 BSE. Now, please understand, advance tax is equal to estimated tax on estimated टोटल इनकम माइनस TDS। और अगर ये बैलेंसिंग फिगर 10,000 या उसे ऊपर होता है तो हम एडवांस टैक्स पे करते हैं। अब यहां पर सैलरी दिया, सैलरी पे TDS कटा होगा 192 में, लॉटरी दिया, लॉटरी पे TDS कटा होगा अंडर 194B। तो दोनों पे जब TDS ही कट गया तो फिर एडवांस टैक्स कैसे आएगा, पर फिर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने कहा 12 लाख का टोटल मेरा इनकम हो गया, जिसमें से 5 लाख रुपए नॉर्मल है, 7 लाख रुपए स्पेशल है। 5 लाख में से, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं देखें ये रेजिडेंट है, 60 साल के हो गए, 3 लाख का स्लैब हो गया। अब 3 लाख के ऊपर 2 लाख, 2 लाख इंटू 5% 10,000 प्लस लॉटरी के ऊपर 30%, तो 2,20,000 आ गया, प्लस सेस लगाएंगे 228,800 हो गया। अब इसमें से TDS माइनस करेंगे, 2,10,000 सैलरी हो गया, नो सरचार्ज नो सेस, पर 2,10,000 हो गया TDS ऑन लॉटरी, माय फॉल्ट, दिस इज TDS ऑन लॉटरी, एंड उसके ऊपर नो सरचार्ज और सेस। सैलरी पे 5 लाख के ऊपर अगेन माइनस 3 लाख इंटू 5% प्लस यहां सेस लगाएंगे 4%, यानी सैलरी के 192 में सेस का एडिशन होता है टू द रेट्स ऑफ TDS। तो यहां पर आ गया 10,400, यानी मेरे पास 8,400 बच रहा है कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम माइनस TDS ऑन लॉटरी एंड सैलरी, विच इज लेस देन 10,000। Therefore हम कहते हैं there is no TDS. Now let's go and check. आंसर मेरा आ रहा है nil. So over here the answer will be nil, which is D. तो ये तो ठीक है। Now let's go again. He says Mr. P is a professional who is responsible for paying a sum of 2 lakhs as rent for use of building to Mr. Harshit, a resident, for the month of February.
द ग्रॉस रिसीट्स ऑफ मिस्टर पी आर एज अंडर। 1/4/19 से 31/3/20 यानी 19-20 में 55 लाख है, 20-21 में 45 लाख है। तो बताओ क्या प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होगी? यस। Is the professional responsible for paying a sum of 2 lakhs as rent for use of building to Mr. Harshit, a resident? ये आएगा अंडर सेक्शन 194 आए। अब ये 240 से कम है तो मेरे हिसाब से टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा डी। ICAI का आंसर भी आ रहा है डी। तो घबराओ मत, हर जगह कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, जहां आ रही है वहां आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये फिर 194N में आ गया और यहां पर भी ICAI ने क्या किया, देखो Mr. A has 2 bank accounts maintained with ICICI and HDFC. From 1/9/20 till 31st March 21, Mr. A withdrew the following amounts as cash from both the said accounts. HDFC से 50 लाख, ICICI से 1/20। अब HDFC वाले पे तो TDS नहीं कटेगा बिकॉज 1 करोड़ इज पर बैंक, 1/20 पे कटेगा और मेरे हिसाब से पूरे पे कटेगा, पर ICICI किस पे काट रहा है? 20 लाख पे। सो 20 लाख इंटू 2% 40,000. So answer वो दे रहे हैं nil and 40,000. So I am going by them. As I said, if there is any clarification, I will get that across to you. Now beta, let's go further. He says Mr. Ram acquired a house property at Chennai from Mr. Satyam, a resident, for a consideration of 85 lakhs on 23/8/20. On the same day, Mr. Ram made 2 separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior from Mr. Vipun, a resident. ठीक है, for a sum of 50 lakhs, okay, and rural agricultural land from Dinesh for 75 lakhs. Which of the following statements are correct? Assuming that in consideration amounts as aforementioned, all charges incidental to transfer of immovable property are included. Okay, कहना क्या चाह रहा है बेसिकली, आई थिंक 194 आइए पूछ रहा है ना। नो टैक्स डिडक्शन इन एनी ऑफ द 3, गलत है। मेरे हिसाब से 85 पे कटेगा और ये 50 पे कटेगा बिकॉज ओवर देयर इट वाज मोर देन इक्वल टू, और ICAI देखो मोर देन इक्वल टू पे मार रहा तुम्हें। TDS of 1% on all 3 नहीं है, TDS of 1% on 85 lakhs, 50 lakhs are attracted, no TDS on payment of 75 lakhs for acquisition of rural agricultural land, and TDS of 1% on 85 lakhs and no TDS on 50 lakhs. C is the correct answer. Now Which of the following details, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने अभी रिवीजन में आपको करवाया इन द चैप्टर ऑफ TDS अंडर सेक्शन 192, तो ये तो सेम आ गया। लेट्स गो फर्दर। Mr. X paid professional fees for 40,000 to Mr. Y, who is engaged only in the business of operation of call center on 15/7/20. Tax is to be deducted by Mr. X at the rate of, और देखो अब यहां पर हमारा रेट है 2%, ये बात पक्की है, बट कोविड के टाइम पे 14 मई के बाद 25% रिडक्शन मिला, तो 2% माइनस 25%, 1.5% ICAI is giving the answer. So now दो बातें दिमाग में हम क्लैरिफाई करके चल रहे हैं। रिवीजन का फायदा तभी है ताकि कोई लेटेस्ट ओपिनियंस अगर ICAI ने लिए होते हैं तो आप तक मैं पहुंचा देता हूं। सबसे पहला, अगर आपको पेपर मई 21 में आ रहा है या नवंबर 21 में आ रहा है, ICAI कोविड के टाइम के रेट्स का डिडक्शन लेके आपसे मांग रहा है। दूसरी बात 194N में हम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ का लेके चलेंगे, ठीक है। An interior decorator has opted for presumptive taxation scheme under 44 ADA. He is liable to pay advance tax. He is not liable to pay. अच्छा, यही वाला ठीक है मेरे ख्याल से, एक ही बार पे करता है, ADA में है, बाकी तो irrelevant होगी मेरे लिए चॉइसेस, ठीक है। A firm pays salary and interest on capital to its resident partners. The salary and interest would fall within the limits of 40B. Which of the following statements is true? मैंने आपको बताया था सैलरी और इंटरेस्ट जो पार्टनर को पे होता है फर्म से, दैट गोज एज बिजनेस इनकम ऑफ द पार्टनर, और मैंने खास बोला था इस पे TDS ना 194A में कट रहा है ना 192 में कटता है। तो सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स पे TDS नहीं है, और देखो उस पे क्वेश्चन बनाया एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। He says answer is no tax has to be deducted on either salary or interest. तो ये हो गया हमारा clarity. Now just a few more. He says Mr. X, a resident Indian, wins 10,000 in a lottery. Which of the statements is true? TDS is deductible at 30%, 30.9%. No TDS is deductible because अगर winning is more than 10,000, आपको लिमिट्स पे मारा, देखो ऊपर मोर देन इक्वल टू वाला 50 लाख था, यहां मोर देन है, और मैंने आपको होपफुली
अच्छी तरह करवाया हुआ, तो ये गलतियां तो नहीं हुई, पक्का? अच्छा, ओके। नाउ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी? चलिए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये तो आ जाना चाहिए। ओपनिंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट, यहां तो मैंडेटरी नहीं होता। यहां पूछा किसमें मैंडेटरी है, तो ये तो आंसर में नहीं आएगा। क्रेडिट कार्ड आना चाहिए। 40,000 टू म्यूचुअल फंड्स नहीं आना चाहिए। कैश डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग अ डे आना चाहिए, 50 से ज्यादा होता है। एफडी 50,000 और 5 लाख होती है, तो ये नहीं आएगा। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी फॉर 60,000, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 1 लाख है। तो आंसर होना चाहिए 2 and 4, विच इज ए। नाउ, there are so many questions that can keep coming up, but I keep repeating बच्चे, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह रिवाइज करो, और जितने एमसीक्यूज मैंने भी दिए हुए हैं ऐप पे, आप वो भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, कुछ मैंने एमसीक्यूज आपको नोट्स के साथ दिए हैं, आईसीआई वाले भी करा रहा हूं। अब इससे ऊपर क्या कर लेंगे? तो हैव द कॉन्फिडेंस बेटा कि वहां जो भी एमसीक्यू आएगा, देखो खतरनाक तो होगा, पर अगर हम दिमाग लगाएंगे और ये पॉइंट्स क्लियर करके चल रहे हैं, तो वहां पर पेपर में हमारे से अच्छी तरह हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस को साथ बिल्ड करके चलो, ठीक है? तो बेटा, हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज, दीज आर ऑल एमसीक्यूज गिवन बाय आईसीआई। एक एक करके चैप्टर वाइज वी आर डूइंग एवरी एमसीक्यू दैट आईसीआई हैज गिवन। इनको करके शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई हो जाएंगे, और जो केस स्टडी वाले एमसीक्यूज करके थोड़ी प्रैक्टिस होगी, माइंडसेट होगा कैसे करना है। एंड रिमेंबर, आई कीप टेलिंग यू, अ केस स्टडी एमसीक्यू इज नथिंग बट एक पूरा क्वेश्चन है, जिसको आप क्वेश्चन मान के चलो, एमसीक्यू मत मान के चलो। और केस स्टडी वाला जो एमसीक्यू है, उसको शुरू में नहीं करना है। मैं बारी बारी दिमाग में ये बात डाल रहा हूं। चलो आओ। Vidya ji received 90,000 in May 2020 towards recovery of unrealized rent, which was deducted from actual rent during 1819 for determining annual value. यानी 1819 में पूरी तरह डिडक्ट हो गया था। Legal expenses incurred in relation to unrealized rent is 20,000. The amount taxable under 25A for assessment year 21-22, which is of course for the year 2021, would be. नाउ मेरे हिसाब से सिंपल सा सवाल है, 90,000 रिकवर हुआ है, -30% कर दोगे, 63,000 मेरा आंसर आना चाहिए। एंड यस, दैट इज द आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं था। लीगल एक्सपेंस आपको पता अलाउड नहीं है, केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। Next, he says Ganesh and Rajesh are co-owners of a self-occupied property. They own 50% share each. The interest paid by each co-owner during the previous year, on loan taken for acquisition of the property during 2004 is 2,05,000. The amount of allowable deduction in respect of each co-owner is. अब उसने मुझे यहां पर नहीं बताया कि कंस्ट्रक्शन फटाफट खत्म हुई या नहीं हुई, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा, आंसर देखने से मुझे पता चल रहा है 2 लाख की लिमिट है। अब प्रॉब्लम क्या है, 2 लाख की जो है, उसने पूछा ईच कोनर को कितना मिलेगा। तो हमें पता है जब दोनों ने 2,05,000 करा, मैक्सिमम 2 लाख ईच हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 2 लाख प्लस 2 लाख दोनों को अलग अलग मिलेगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए सी। द आंसर इज सी। ओके, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन। मिस्टर राघव हैज 3 हाउस प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ओके, What would be the tax treatment in respect of income from house property? ये वाला पहले भी करा हुआ हमने। One house at the option of Raghav, गलत हो गया, हमें पता है 2 houses है। 2 houses at the option of Raghav will be treated as self-occupied. The other house will be deemed let out. मेरे हिसाब से सही है। 1 house वाला गलत है। यहां पर भी 2 houses है, पर कहता है at the option of the AO, obviously गलत है। So it is at the option of Raghav. So this is not a difficult question again. Mr. Arav gifted a house property valued at 50 lakhs to his wife. So आरव ने अपनी वाइफ को 50 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, who in turn gifted the same to her daughter-in-law Deepa. Okay, the house was let out for 25,000 per month throughout the year. So 25,000 into 12 minus 30%, 2,10,000 आ रहा है। कह रहा है compute the income from house property in whose hands is the income from house property taxable. अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने क्लबिंग के चैप्टर में करवाया, क्योंकि दिस इज कवर्ड बाय, ही हैज गिफ्टेड द हाउस प्रॉपर्टी valued at 50 lakhs to his wife Geeta, who in turn has gifted the same to her daughter-in-law. Please understand, ये इधर क्लब होगा और ये इसका डीम्ड ओनर हो जाएगा। सो यहां पर इट विल बी 2,10,000 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आरव। सो आंसर हमारा आ रहा है, आंसर इज बी। सो आरव के हाथ में ये सारा टैक्सेबल होगा।
Now beta, let's now look at a case study based MCQ. Now this is again on the chapter of house property. पहले एक बार करेंगे फटाफट, और केस स्टडी वाले MCQ में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर ये 8 नंबर का है सपोज करो, अब 8 नंबर के लिए टेक्निकली मेरे पास 1.8 मिनट्स हैं, 14 मिनट है, पर रिमेंबर इसमें मुझे लिखने का टाइम बच रहा है, विच मीन्स आई डोंट हैव टू फॉर्मली, आई डोंट हैव टू मेक द आंसर, आई डोंट हैव टू राइट द वर्किंग नोट्स, मुझे सिर्फ अपनी रफ कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए टाइम लगेगा। तो हम एक रफ पेपर उठा लेते हैं साथ साथ, और साथ साथ इसका कैलकुलेशन करते जाएंगे। सो ही सेज अनन्या गुप्ता इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए एक हो गया, अनन्या गुप्ता इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क since the year 2000. She visited India from 21st March 20 to 20th September 20. Okay. So obviously ये रेजिडेंशियल स्टेटस तो पूछने वाला है। तो अगर मैं 20-21 लगाऊं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 181 डेज बन रहे हैं, और 19-20, 18-19, 17-18 एंड 16-17, बिकॉज ये सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड शी इज कमिंग टू इंडिया। शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21st March 2020 to 20th September 2020 to take care of her ailing mother. In the last 4 years, she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother. अच्छा, अब 100 डेज बोलूं तो यहां पर भी हो गए, यहां पर भी हो गए, यहां पर भी हो गए, मैं मान के चल रहा हूं यहां पर भी थे, और इस साल ये आई है 21 मार्च को, यानी 11 दिन हो गए, तो 111 दिन है, ऐसा मेरा मानना है। Now, she is a citizen residing outside India. She is coming to India during the previous year. Now, इसके लिए जो एक्सेप्शन लगेगी, इसके लिए जो एक्सेप्शन लगेगी विल बी 182 डेज। हाँ, अगर इसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 120 डेज देखेंगे। तो अभी इसका रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं। She owns an apartment at New York, which is used as her residence. Okay, so apartment in New York as her residence. The expected rent of the house is this much. The value of $1 is this much. Municipal taxes paid in January 2020. ये 19-20 हो गया, सो इसकी डिडक्शन तो नहीं भी लगी। वैसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो म्यूनिसिपल टैक्स की तो बात ही नहीं हो रही। समझ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं एक बार, है कि नहीं? यू एंड मी टुगेदर। एंड कीप टाइमिंग, कितना टाइम लगता है। She took ownership and possession of her house in New Delhi. चलो एक और घर है, on 25th March 20 यानी 19-20 में, for self occupation while she is in India. The municipal valuation of the house, fair rent of the house, she paid property tax to municipal Delhi authority on 21st March 21. She had taken a loan of 16 lakhs at 10% from IDBI on 1st April 16 for construction this house, and the construction got completed on 20th March 20. बहुत डेटा आ गया, चलो पढ़ रहे हैं। मतलब 2 घर हो गए, एक यूएसए में है, लॉस एंजलिस बोला उसने, यूएसए ही हुआ, और एक हो गया दिल्ली में। चलो आगे चलते हैं। नो अमाउंट हैज बीन पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल, ठीक बात। द हाउस इज वेकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई ऑल्सो, 3 घर है भाई, which was sold on 20th March 20, 19-20 में. In respect of this house, she received arrears of rent of 3 lakhs on 4th February 21, यानी 20-21 में आया. The amount has not been charged to tax earlier, यानी उस साल पहले कभी भी टैक्स नहीं लगा. She does not have any income under any other source in India during the year 2021. Ananya Gupta does not want to opt for new tax regime under 115 BSE. Based on the facts of the case, choose the most appropriate answer to the following question. अभी पहला सवाल है ऑब्वियसली उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, हम यहां पर डिसाइड करते हैं। अब उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इंडिया में उसका एक घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें से इनकम तो होगी नहीं, लॉस होगा। एक मुंबई का घर है, वो एरियर्स आ रहे हैं जिससे 15 लाख से तो कम है, यानी 120 दिन वाली लिमिट नहीं है, यानी 182 वाली है, यानी ये होगी मेरे लिए नॉन रेजिडेंट, बिकॉज करंट ईयर में वो 182 डेज फुलफिल नहीं कर रही। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी, विच इज अ नॉन रेजिडेंट। देन ही सेज Miss Ananya Gupta can claim benefit of nil annual value under 23(2) in respect of. He says her Delhi house self-occupied hai, she can claim. Her New York house, since it is more beneficial, her Delhi house will be deemed let out and expected rent would be the annual value. भाई अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो न्यूयॉर्क का घर तो इंडिया में असेसेबल ही नहीं है, जब असेसेबल ही नहीं है तो वो तो गिनती में ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो सिर्फ दिल्ली का घर है। Her Delhi house alone, her New York house will be deemed to be let out and expected rent would be the annual value.
अच्छा, ये भी गलत है। Her Delhi house and New York house has benefit of nil annual value is available in respect of two houses. अब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इन ए एंड डी, पर बेटा जब न्यूयॉर्क वाला हाउस इंडिया में असेसेबल ही नहीं है बिकॉज ही इज अ नॉन रेजिडेंट, तो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ए। ए बिल्कुल सही है, बिकॉज शी कैन ओनली क्लेम फॉर दिल्ली हाउस। न्यूयॉर्क हाउस तो इंडिया में असेसेबल ही नहीं है। आई थिंक दैट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनन्या गुप्ता? अब इसको आंसर देखने से पहले जरा इधर आ जाएं। हम देखें मुंबई घर में, मुंबई के घर में उसको एरियर्स आ रहे हैं कितने के? 3 लाख। माइनस कर दूं 30%, 2,10,000 आ गया। ये आ गई इनकम, ये भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी एरियर्स की। अब उसका जो घर है जो दिल्ली में है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी जीएवी भी निल है, एनएवी भी निल है, 30% भी निल है। इंटरेस्ट की डिडक्शन देनी है। अब इंटरेस्ट की डिडक्शन करंट ईयर में 1,60,000 का इंटरेस्ट ड्यू है क्योंकि लोन रीपेमेंट की डेट नहीं दी है, और यहां पर घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 20 मार्च 20 को, विच इज 19-20 में, और लोन लिया था 1 अप्रैल 16 को। सो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 में तो घर कंप्लीट हो गया। तो 1,60,000 इंटू 3, 4,20,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 5, 84,000 प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस 160, 244, बट मैक्सिमम वी कैन एज्यूम इज गोइंग टू बी 2। वाई? लोन कब लिया? देखो लोन लिया ऑन 1 अप्रैल 16, सो एंड ऑफ द ईयर इज 31 मार्च 17 प्लस 5 मोर ईयर्स, 31 मार्च 22 से पहले घर कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो गया। सो मैक्सिमम 2 लाख होगा। सो 2 लाख का लॉस आ रहा है इन अ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, और मुंबई घर में इनकम आ रही है, यानी नेट इनकम हाउस प्रॉपर्टी की आ रही है 10,000। अब आंसर देखते हैं। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? 1565, 3,09,600, ये आ गया। मेरा आंसर इज डी। यस, द आंसर इज डी। सो एज आई सेड, पहले अपनी इनकम निकालो फिर आंसर देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन तो होगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। अब देखो क्या कहता है। एज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन Ananya Gupta has let out her flat in New York during the 6 months, which is April to September, when she is in India, for a sum of 6,000 per month. Such rent was received in a bank account in New York and then remitted to India through approved banking channel. What would be the income from house property chargeable to tax in her hands in India for assessment year 21-22? अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अब क्या कह रहा है? कहता है न्यूयॉर्क वाला घर अगर लेट आउट होता और उसका रेंट रिसीव तो न्यूयॉर्क में हुआ, तो एक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, और डीम्ड एक्रूअल है नहीं, तो ये होगी फॉरेन रिसीट। अब आई एम एज्यूमिंग अनन्या गुप्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस तो वही रहेगा, शी इज अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के हाथ में फॉरेन रिसीट इंडिया में टैक्सेबल होती नहीं है। रेमिटेड टू इंडिया शायद चेक कर रहा, भी कहीं हम इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। तो आंसर तो मेरे हिसाब से सेम रहेगा, विच इज 10,000, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो वही रहेगी। तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर इज ए, विच इज 10,000। सो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। यू माइट सीम थिंकिंग इसमें टाइम लग जाए सोचने में, भाई शायद कुछ अलग ना हो, पर एज आई सेड, आप ध्यान से सोचो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सोचो। जो आपका लॉ है वो नहीं बदलेगा बेटा, वो सिचुएशन जो मर्जी दे, आपने अपने लॉ को क्लैरिटी से वहां लगा के आना। दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपने कैपिटल गेन्स में पूरा करा होगा, राइट? मैंने हाउस प्रॉपर्टी में रिवीजन में दिया है, बिकॉज दीज आर पॉइंट्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स, वी डिस्कस्ड देम इन द चैप्टर ऑफ गिफ्ट्स। आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। 56 to 10 भी है, बट एक बार इसको पढ़ते हैं। Ram Builders and Developers is the sole proprietary concern of Mr. Ram. The main business of the concern is construction, development and sale of residential and commercial units. यानी ये क्या कर रहे हैं बेटा? बिल्डर है। Ram Builders and Developers developed a project named Luxuria Heaven, which has both residential and commercial units with its own funds. It obtained a certificate of completion of the said project with effect from 31st March 20, यानी 19-20 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। Ram sold majority of its residential units and commercial units in the year 2021. However,
around 30 residential units and 15 commercial units were held by him as stock in trade as on 31st March 21. ठीक बात. During this period, there was a slump in the market in the real estate sector. In order to earn some income from these units, Ram incidentally lets out some of the units held as stock in trade. अच्छा, ये आया हाउस प्रॉपर्टी की बात है ना. The detail of the units constructed, sold and held as stock in trade are given as under. तो अब यानी वो हमें एक बात पूछ रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड का जो रेंट पे चढ़ा, कुछ रेंट पे चढ़ाए, कुछ रेंट पे चढ़ाए. अराउंड 30 and 15 were held by him during in order to earn some from these. हमसे लेट्स आउट सम, सारे नहीं करें, कुछ करें, यानी कुछ वेकेंट होंगे. अब उसने डिटेल दिया, देखो कहता है रेजिडेंशियल यूनिट्स 100 कंस्ट्रक्ट हुए, 70 बेच दिए, 30 बचे. लेट आउट 10 थे, 20 खाली थे. कमर्शियल यूनिट्स में 15 जो थे वो आपके बचे हुए थे, 40 में से 25 बेच दिए थे, 5 लेट आउट हुए, 10 खाली हैं. ठीक बात है, आगे पढ़ लेते हैं. Out of the residential units sold, and please make sure you're reading it completely, but while you're reading it, beta, you are understanding what he's saying. Keep thinking. Read, वो कहते हैं ना input, process, output रुक जाओ अभी output अभी आएगा. Out of residential units sold, 5 residential units was sold to his friend Mr. Gaurav. अच्छा, गौरव फ्रेंड है, who is also a real estate developer. On 15/2/21, यानी ये 20/21 है, डेट तो लिखते जाओ साथ. For 20 लाख each, यानी बिल्डर है, इसकी इनकम जा रही है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, इसका फ्रेंड है गौरव, उसने 20 लाख ईच के 5 फ्लैट बेच दिए. ओके, सो ये हो गया गौरव, ये हो गया राम. ठीक है. द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 23 लाख ईच. एसडीवी आ गया 23 लाख. ओके. नाउ ही सेज हाउएवर द एग्रीमेंट ऑफ सेल वाज एंटर्ड इनटू ऑन 1/11/20. अच्छा, इससे पहले 11/20 on which the stamp duty value was 22 lakhs. Mr. Ram received 1 lakh by way of account pay bank draft on 1/11/20. अच्छा, अब यहां पर एक सेक्शन है 56(2)(10 जो आता है इन द हैंड्स ऑफ द परचेजर, पर हमें यह पता है स्टॉक इन ट्रेड पे 56(2)(10 नहीं लगता है. ये बात तो बड़ी क्लियर है. जो 56(2)(10 था उसके साथ मैंने आपको एक 50C कराया, और कैपिटल गेन्स के चैप्टर में हमने करा एक 43CA. 50C लैंड एंड बिल्डिंग को लगता है, 43CA भी लैंड एंड बिल्डिंग को लगता है. ये लगता है लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये लगता है लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. तो यहां पर 43CA लग सकता है, पर वहां पर वही वाली बात आ जाती है कि सेलिंग प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हायर, लेकिन वो 10% का मार्जिन अलाउड है, 10%. सो आपको सेलिंग प्राइस आ रही है 20 पर यूनिट. एसडीवी अब किस डेट की लेनी है? वैसे तो डेट ऑफ सेल की लेते हैं, रजिस्ट्रेशन की लेते हैं, पर अगर आपको पास एडवांस आया और एडवांस बाय अकाउंट पे ही चेक आया तो आप एडवांस वाली डेट की एसडीवी लेंगे, तो एसडीवी होगी 22. अब सेलिंग प्राइस 20 प्लस 10% 22 बनता है, यानी विद इन रेंज है, यानी ये नहीं लेनी है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस 20 into 5 ही लेनी है. एक तो ये हो गया, और गौरव ने खरीदा है 56(2)(10 में, इसकी इनकम नहीं आएगी बिकॉज 56(2)(10 इज नॉट एप्लीकेबल टू एसेट परचेज एज स्टॉक इन ट्रेड. ऑब्वियसली ये वाला पार्ट कैपिटल गेन्स के बाद क्लियर होगा. सो आई एम अज्यूमिंग आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव. Choose the most appropriate answer in the following situations while computing the total income of Ram. The income from residential and commercial units, the income from residential and commercial units let out during the year will be taxed under which head? बताओ भाई, किस हेड में लेके जाएं? ये तो ना सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मेरे हिसाब से सीधा सीधा आंसर इज 1 का आंसर इज ए. यस, 1 आंसर इज ए विच इज हाउस प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली अभी तो करा हमने रिवाइज. What would be the tax treatment of vacant residential house? चलो जी, ये भी पूछ लेते हैं. And commercial units held as stock in trade as on 31st March 20. Now vacant वालों का आपको बताया था जिस साल कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 19-20 में हुआ. 19-20 में हुआ. तो 19-20, 20-21, 21-22 2 साल तक उसको एग्जेम्पशन मिलेगी. 22-23 प्रीवियस ईयर तक अगर खाली होगा तो टैक्सेबल होगा. अब पढ़ते हैं. The vacant residential units would be deemed let out. चलो जी, मेरा तो आंसर नहीं है ये. The vacant units, both residential and commercial, would be deemed to be let out. No जी. The annual value of both vacant and residential units would be nil for 21-22. Hence, no income is chargeable
फॉर सच यूनिट्स, मेरे लिए तो ये सही है, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। वेकेंट यूनिट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड कैन नेवर बी डीम्ड एज लेट आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये गलत है, ये आंसर मेरा आ गया सी, तो 2 का आंसर इज सी, बिल्कुल ठीक है। What would be the full value of consideration in respect of sale of units to Gaurav for the purpose of computing profit and gains from the transfer of units? Profit and gains बोल रहा है, capital gains नहीं बोल रहा है, profit and gains इसका जा रहा है business and profession head में, section 43 की A लग रहा है, और 20 लाख होगा, into 5 है, so 20 lakhs into 5 will be 1 crore, ये आ गया जी 100 lakhs, so answer is 3A. Assume that 1 lakh was paid in cash by Mr. Gaurav to Mr. Ram. Okay. On 1/11/20 instead of by way of account paid draft. इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर कैश में करा तो हमें ये 22 नहीं लेना, फिर हमें 23 लेना पड़ेगा, और फिर 43 CA में चेंज हो जाएगा, 23 के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। What would be the income chargeable under section 56(2)(10) in the hands of Mr. Gaurav? अरे मिस्टर गौरव के हाथ में 56(2)(10) तो लग ही नहीं रहा है, बिकॉज रिमेंबर 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल टू एसेट एक्वायर्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सो बेटा ये बातें हम कर चुके हैं, नील, सिंस 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। नाउ दीस क्वेश्चंस आर नॉट सिंपल बेटा, दीस क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी, एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी हिले हुए हैं तो ये इतनी आसानी से, जितनी आसानी से मैंने करके दिया ना, आपसे नहीं होगा। तो बेटा माय रिक्वेस्ट टू यू, व्हाइल यू आर रिवाइजिंग, एक एक पॉइंट पे ध्यान दो। हमने ये सारे पॉइंट्स करे हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी, हमने इनके एमसीक्यूज तक करे हुए हैं, हमने इनके छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इलस्ट्रेशंस तक दी हुई हैं, तो कुछ नहीं छोड़ना बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आईसीआई ने ठान लिया है कि लेवल बढ़ाना है, असली में सीए बनाने हैं, और हमने भी ठान लिया है हम आईसीआई के लेवल से ऊपर पढ़ के जाएंगे, प्रॉमिस है। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग आईसीएआई के जो आईसीआई मॉड्यूल में उन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करेंगे। सो सैलरी के चैप्टर में उन्होंने केवल 5 दिए, मैंने ऑफकोर्स जब सेग्रीगेट करे, क्योंकि उन्होंने तो पूरी लिस्ट दी थी, उसमें से सैलरी के 5 निकले, पर ऑफकोर्स मैंने आपको सैलरी के और भी एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, और जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है मैं उस चैप्टर के साथ करवा रहा हूं जिस चैप्टर में वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड टाइम योरसेल्फ बेटा। अगर ये 1 नंबर का है तो आपके पास कम से कम 2 मिनट है, 2 नंबर का है तो 4 मिनट है, पर हमने इसको जितनी जल्दी हो सके करने की कोशिश करनी है। तो कैलकुलेटर साथ रखेंगे। अनिरुद्ध stays in Delhi. His basic salary is 10,000 per month. DA 60% of which forms part of salary is 6,000 per month. HRA 5,000 है, यानी बेसिकली वो मेरे से पूछ रहा है HRA एग्जेम्प्ट कितना है। अब HRA का हम एग्जेम्पशन जो लेते हैं पर मंथ बेसिस पे लेते हैं, बेसिक पे लेते हैं हम सैलरी में। DA का 60% ऑफ 6,000 जो एंटर करता है 3,600 लेंगे, और परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे उसने मेरे को कमीशन दी हुई है, और टर्नओवर कहता है 12 लाख है। सो 12 लाख का अगर मैं 1% लूं, ये पूरे साल का आया, क्योंकि मैं मंथली सैलरी ले रहा हूं बेटा, भूल मत जाना, ये आ जाएगा मेरा 14,600। अब एग्जेम्पशन के लिए सबसे पहला है दिल्ली में है तो 50% ऑफ सैलरी है, सो 7,300 आ गया। थर्ड वाला था HRA कितना है, 5,000 पर मंथ हो गया। सेकंड वाला है रेंट पेड विच इज 5,500 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सो 14,600 का 10% फटाफट 1460 माइनस 5,500 इंटू 12 कर देंगे, 48,480 आना चाहिए। ये रहा मेरा आंसर ए। तो लाइक आई ऑलवेज से, first calculate the answer and then go and check the options. Now, where there is a decision to increase the DA in March 21 with retrospective effect from 1/4/19 and the increased DA is received in April 21, the increase is taxable in which year? अब हमें पता है salary is taxable on due basis or receipt basis, whichever is earlier. तो salary यहां पर due कब होगी बेटा, 2021 में due होगी, तो obviously that will be taxable in the previous year 2021, है ना। नाउ एरियर का जो बात होता था, दैट वाज व्हेन द गवर्नमेंट जनरली गिव्स अ रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन सैलरी, वो उन सालों के लिए ड्यू ही नहीं हो पाती थी, वो इधर नहीं लग रहा है केस। नाउ लेट्स टेक अनदर वन। आनंद इज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 70,000 अलॉन्ग विद हाउस फ्रॉम February 20, 19-20 की बात हो रही। द एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द हायर ऑफ फर्नीचर इज 5,000 पर annum। अच्छा, हायर पे लिया, ये वैल्यू ऐसी दी है। The value of furniture to be included
along with value of unfurnished house, the value of furniture to be included along with value of unfurnished house for assessment year 21-22 यानी 20-21 के लिए। तो 20-21 में तो पूरा साल होगा, तो 5,000 पर एनम अगर रेंट है तो वही इंक्लूड होगा आरएफए की वैल्यू में, ओन्ड तो है नहीं है, तो मेरा आंसर है ए, आंसर इज ए, बिल्कुल ठीक है। चलो आओ, मिस्टर कश्यप received basic salary of 20,000 per month from his employer. He also received children education allowance of 3,000 for 3 children. तो मैं बताया था जब बोले 3,000 for 3 children तो ये तो टोटल कितना हो गया 1,000 for 3, और अगर कुछ ना लिखा हो तो ये पर एनम है, डिवाइडेड बाय 12 करो जरा, 1,000 डिवाइडेड बाय 12 83.33 इतना मिला है बेसिकली। सो 83.33 इंटू 3 इंटू 12 जाके 3,000 रुपया बनेगा। पहले तो यहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज 1,800 पर मंथ, एज्यूमिंग ही इज नॉट ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर 115 BAC, द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज, सो 20,000 इंटू 12 2,40,000 आ गया, और 1,800 इंटू 12 21,600 आ गया, और अब यहां से हम एग्जेम्पशन देंगे इंटू 2 चिल्ड्रन इंटू 12, तो 83.33 इंटू 2 इंटू 12 2,000 रुपये आ गया। टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया 1,000, करो जरा इसको, 240 प्लस 21,600 प्लस 1,000, ये आ गया 262,600 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन BAC कह रहा नहीं है तो आ गया 212,600। आंसर दिख रहा है, दिख रहा है, आंसर दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। कम ऑन, नॉट वेरी डिफिकल्ट वंस। हाँ थोड़ा सा ट्रिक होता है, दिमाग में एक बार सोचने पे मजबूर जरूर होते हैं। नाउ मिस्टर जगत इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ भारत लिमिटेड, अ सेलुलर कंपनी operating in the regions of eastern India. It is engaged in manufacture of cellular devices. During the year 2021, following transactions were undertaken by Mr. Jagat. He attended seminar on perquisite valuation. पूछ क्या रहा है, what shall be the amount chargeable to tax under the head salaries in the hands of Mr. Jagat. चलिए चलो बताओ, सेमिनार की फीस ऐड होती है? नहीं होती। ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु सन ऑफ जगत पेड टू प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नॉट हैविंग टाई विद भारत वाज रीइंबर्स्ड, 25,000 रुपया तो टैक्सेबल होगा। मिस सपना डॉटर ऑफ मिस्टर जगत स्टडीज इन DPS पब्लिक स्कूल ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय मिस्टर भारत। ट्यूशन फीस पेड फॉर हर इज 750 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट इज 5250। अब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सिमिलर इंस्टीट्यूट में अगर 1,000 रुपए से कम होती तो वो एग्जेम्प्ट होती, पर ये उससे ज्यादा है, तो सिमिलर इंस्टीट्यूट माइनस व्हाट इज पेड, सो 5250 माइनस 750, ये पर्क की वैल्यू आ गई, माइनस 750 इंटू 4,500 इंटू 12, ये हो गया 54,000, 54,000 प्लस 25,000 79,000 आना चाहिए, आ रहा है, देखो आ गया। सो मुश्किल नहीं है, ये वाले वो थे जो ICAI ने अपनी फाइल में दिए, और बहुत सारे हैं जो मैं क्लास के साथ करा चुका हूं। सारे रिवाइज करो, बी रेडी फॉर दैट पेपर।